हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। तो आज हम एक नया वीडियो पढ़ने जा रहे हैं, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। कि कॉमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करते हैं, कैसे वो मनी अर्न करते हैं। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमें दो एजम्पशंस लेने होंगे। एजम्पशंस मीन्स दो ऐसे पॉइंट जिनमें आगे जाकर कोई चेंज नहीं होगा। मीन्स ये एजम्पशंस हमारे कांस्टेंट रहेंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम दो एजम्पशंस लेते हैं। फर्स्ट एजम्पशन इज बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट। जितने भी हमारे बैंक्स हैं, जो भी हमारा बैंकिंग सिस्टम है, ये एक यूनिट है। मतलब ये सारे बैंक एक ही हैं। तो हमें ये बैंकों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना उनके नाम से। ये मतलब पंजाब नेशनल बैंक अलग है, सेंट्रल बैंक अलग है, सेंट्रल बैंक तो सॉरी कॉमर्शियल बैंक्स में पंजाब नेशनल बैंक अलग है, आईसीआईसीआई अलग है, एचडीएफसी अलग है। तो हमें वो सारे बैंक्स अलग अलग नहीं करने। यहाँ हम अजम्पशंस लेके चलेंगे कि ये सारे बैंक एक हैं, एक ही बैंक है। ठीक है, कोई और बैंक है ही नहीं, सारे बैंक एक ही हैं, ये सारे एक ही बैंक है, एक ही नाम है इन सबका। ठीक है। देन सेकेंड एजम्पशन इज ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर थ्रू बैंक्स। जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी या जितनी भी पेमेंट्स होंगी, मतलब अगर इनकम हो रही है तो भी वो बैंक में होगी, पेमेंट हो रही है तो भी बैंक से ही होगी। तो सारी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स हमारी चेक्स के थ्रू होंगी। तो यहाँ पर हमें कैश का कोई यूज़ नहीं करना, हम सारी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बैंक के थ्रू करेंगे। ठीक है। तो ये दो एजम्पशंस हमें लेके चलने होंगे, ये दो एजम्पशंस हमें लेने हैं। बैंकिंग यूनिट सारे बैंक एक ही हैं, एक ही बैंक है हमारे पास, और सारी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स बैंक के थ्रू होगी। अगर हमें छोटी से छोटी चीज़ भी खरीदनी है तो भी हम बैंक के थ्रू खरीदेंगे। ठीक है। तो हम कैश का सिस्टम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम बैंकिंग सिस्टम में हमने तीन पार्टीज ली थी, हाउस होल्ड, बैंक एंड लेंडर। हाउस होल्ड क्या करता था, बैंक को अपनी सेविंग देता है, बैंक उस सेविंग से क्या करता है, आगे लोन प्रोवाइड करता है। तो हम ये एग्जांपल ले लेते हैं कि हाउस होल्ड ने 1000 की सेविंग की बैंक में। तो बैंक क्या करेगा, उस 1000 का 1000 लोन नहीं दे सकता, बैंक को उसका कुछ पोर्शन अपने पास रखना होगा, बाकी का बचा हुआ पार्ट वो लोन देगा। ठीक है। तो 1000 का हम मान लेते हैं कि 20% रेशियो बैंक ने ये 200 रुपीज़ अपने पास रखे, और बाकी के 800,000 में से 200 उसने अपने पास रखे, बाकी के 800 उसने लोन दे दिया आगे। ठीक है। तो ये एक पोर्शन, एक रेशियो बैंक्स को अपने पास रखना होता है। इस रेशियो को हम बोलते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। वो रेशियो जो बैंक हमारी डिपॉजिट से अपने पास रिजर्व करके रखता है। हमारे डिपॉजिट का वो पार्ट जो बैंक अपने पास रिजर्व रखता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स। तो ये सबके सारे बैंक्स के लिए कंपलसरी होता है कि वो अपनी डिपॉजिट से, जितना भी वो डिपॉजिट रिसीव कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस डिपॉजिट से एक मिनिमम रेशियो अपने पास रिजर्व करके रखेंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1000 का वो 20% अपने पास रिजर्व रख रहे हैं, तो दैट रिजर्व इज लीगल रिजर्व रेशियो, जो रेशियो उसने अपने पास रिजर्व करके रखा। ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करता है कि कितना रेशियो ने रिजर्व करके रखना है? दिस इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक और RBI। ये सेंट्रल बैंक फिक्स करती है कि कॉमर्शियल बैंक्स को कितना फ्रैक्शन या कितना रेशियो रिजर्व करके रखना होगा। अब ये क्यों रिजर्व करके रखना होता है? इसका रीज़न है टू मीट डेली डिमांड फॉर विड्रॉवल। अब डिमांड्स के लिए जो विड्रॉवल के लिए जो डिमांड्स आएंगी, उन्हें पूरा करने के लिए एक LRR रखा जाता है। सपोज मैंने अभी 10,000 बैंक में डिपॉजिट किए, लेकिन दो दिन बाद मुझे कोई ज़रूरत पड़ गई, मैं बैंक गई, मैंने अपना पैसा वापस मांगा। तो अगर बैंक सारा का सारा अमाउंट लोन पर देगा, तो बैंक के पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं होगा। बैंक अगर सारा अमाउंट बैंक ने आगे लोन दे दिया,
तो बैंक मुझे विड्रॉवल नहीं दे सकता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने एक रेशियो फिक्स किया है, जो सभी कॉमर्शियल बैंक को उस रेशियो के अकॉर्डिंग एक रिजर्व अपने पास रखना होता है, ताकि अगर कोई बंदा विड्रॉवल के लिए आए, अपना पैसा निकाले, तो उसे वो पैसा मिल सके। क्लियर? तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एलआरआर रखा जाता है। कौन फिक्स करता है? आरबीआई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीगल रिजर्व रेशियो। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे बैंक्स मनी अर्न करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 1000 रुपीज़ है। 1000 रुपीज़ से 200 बैंक ने एक लीगल रिजर्व रेशियो रखा, बाकी 800 लोन पर दे 800 उसने लोन पर दिया। तो हम ये मानते हैं कि मिस्टर ए है जिसने बैंक से 800 का लोन लिया था। अब ये जो लोन लिया है इसने, ऐसा तो नहीं है वो उस लोन को लॉकर में रख देगा, वो उसे कहीं ना कहीं तो स्पेंड करेगा, खर्च करेगा। तो हम मानते हैं कि उसने 800 रुपये में से 200 रुपये शॉपिंग पे खर्च कर दिए, 500 रुपये में फ़ीस पे कर दी और 100 रुपीज़ मूवी पे लगा दिए। ठीक है, तो जो 200 रुपये शॉपिंग की रही वो बी को दिए उसने, 500 की फ़ीस उसने सी को दी और 100 रुपये मूवी के उसने डी को दिए। तो अभी हमने एजम्पशंस पढ़े थे कि जितनी भी इनकम होगी, जितनी भी पेमेंट होगी, वो बैंक के थ्रू होगी। तो ए क्या कर रहा है, ये पेमेंट कहाँ से करेगा? अपने अकाउंट से। और ये रिसीव कर रहे हैं, इनके लिए इनकम है, तो इन्हें भी कहाँ रिसीव होगी? इनके अकाउंट में, मतलब इनके बैंक अकाउंट में। तो बी को भी जो इनकम रिसीव हुई वो बी के बैंक अकाउंट में, सी को भी जो रिसीव हुई वो सी के अकाउंट में, और डी ने जो इनकम रिसीव की वो डी के अकाउंट में। और बैलेंस कहाँ से गया? ए के अकाउंट से। तो एक, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सारे बैंक एक ही हैं, तो एक बार तो बैंक से वो 800 रुपीज़ चले गए, यहाँ तो 800 रुपीज़ माइनस हो रहे हैं। ठीक है, लेस हो रहे हैं क्योंकि ए ने निकाल लिए। दूसरी तरफ ये 800 बी, सी और डी तीनों ने ये 800 रुपीज़ वापस बैंक में डाल दिए, यहाँ बैंक में वापस ऐड हो गए। इसने अपने अकाउंट से पैसे निकाले और इनके अकाउंट में आ गए, इन तीनों के अकाउंट में वो पैसे आ गए। तो बैंक तो एक ही है, मतलब ए ने तो निकाला, लेकिन बी, सी, डी इनके थ्रू वो पैसा वापस बैंक में आ गया। ठीक है, तो ये होती है बैंक की इनकम। फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने आपको क्लियर करने के लिए एक टेबल बनाया है। तो ये हम मानते हैं कि 1000 रुपीज़ हमने डिपॉजिट करे, जिसमें से 200 बैंक ने एलआरआर रखा, बाकी का 800 उसने लोन पर दे दिया। ठीक है, तो ये लोन जहाँ भी एक्सपेंसेस हुए, एक के अकाउंट से पैसा गया लेकिन दूसरे के अकाउंट में आ गया, तो मतलब पैसा इनडायरेक्टली कहाँ आ गया? वापस बैंक में। तो अब बैंक के पास इनकम कितनी हो गई? 1800। अब 1800 से बैंक फिर कुछ परसेंट अपना एलआरआर रखेगा, बाकी का पोर्शन लोन पर देगा। वो सेम प्रोसेस फिर से सेम ये रिपीट होगा कि वो एक्सपेंसेस जो भी होंगे, किसी एक के अकाउंट से पैसे जाएंगे और किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे आएंगे, क्योंकि हमारी एजम्पशंस थी कि सारी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स बैंक के थ्रू होनी है। तो एक के अकाउंट से पैसे कटे लेकिन दूसरे के अकाउंट में ऐड हो गए, तो इनडायरेक्टली वो पैसा वापस बैंक में आ गया। तो इस तरीके से बैंक की इनकम इंक्रीज होती जाती है। अब बैंक कहाँ तक इंक्रीज करेगा वो हम सॉल्व करते हैं मनी मल्टीप्लायर के थ्रू। तो ये एक मेथड होता है हमारा मनी मल्टीप्लायर। तो जब तक इनिशियल पेमेंट और एलआरआर दोनों इक्वल नहीं हो जाते, तब तक बैंक अपनी इनकम करता रहेगा, उसकी इनकम होती रहेगी। ठीक है, तो याद रखना, इनिशियल डिपॉजिट और एलआरआर जब तक ये दोनों सेम नहीं होते, तब तक बैंक इनकम अर्न करता है। ठीक है, अब कितनी इनकम अर्न करेगा? ये 5000 की इनकम उसने अर्न करी, तो ये 5000 कैसे आया? मनी मल्टीप्लायर के थ्रू। तो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। तो लीगल रिजर्व रेशियो हमारा कितना है? 20%। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/20%। अब 20% को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो 20% को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 20/100
परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। तो 20 डिवाइडेड बाय 100, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0.2। तो 1/20% को अब हम 1/0.2 लिख सकते हैं। तो हमने डेसिमल हटाया और एक 0 लगा दिया, ठीक है। तो ये जब हम 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5। मतलब बैंक अपनी मनी को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर ये आया था 5000। तो हमारा आंसर आया भी 5। मनी मल्टीप्लायर कितना आया, 5। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 1000। तो 1000 इंटू 5 इज इक्वल टू 5000। तो बैंक कितनी मनी अर्न करता है, इनिशियल डिपॉजिट से कितना मल्टीप्लाई कर लेगा वो, जितना हमारा मनी मल्टीप्लायर आता है उतने टाइम्स। तो यहाँ हमारा आया था 5 टाइम्स। तो बैंक अपनी इनकम को 5 टाइम्स तक मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो कहाँ तक बैंक अर्न करता है, जहाँ पर उसकी इनिशियल डिपॉजिट और LRR दोनों बराबर नहीं होती। जब उसकी इनिशियल डिपॉजिट और LRR दोनों बराबर हो जाएंगे, बैंक की इनकम भी बंद हो जाएगी। तो जब तक बैंक इनकम करेगा तब तक वो साइकिल रिपीट होता रहेगा, जब तक इनिशियल डिपॉजिट LRR के इक्वल नहीं होता। क्लियर? तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अगर है तो एक बार फिर से आप ध्यान से पढ़िए, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें ये याद रखना कि एक के अकाउंट से पैसा जाता है और दूसरे के अकाउंट में पैसा आता है, तो इनडायरेक्टली वो पैसा बैंक में वापस आता जाएगा, क्योंकि बैंक तो हमारा एक ही है, ठीक है। तो एक बार निकला लेकिन दूसरी बार वापस आ गया, तो बैंक पे तो पैसा वापस आ गया। तो बैंक की इनकम बढ़ती जाएगी और उसमें से बैंक LRR रखेगा और लोन प्रोवाइड करता रहेगा। तो जब तक उसका LRR उसके डिपॉजिट तक नहीं होता, इनिशियल डिपॉजिट तक, तब तक बैंक इनकम अर्न करेगा। तो ये तो एक बंदे की इनकम है, ऐसा नहीं है 1000 के बाद 5000 अर्न करा और बैंक बंद। तो ऐसा नहीं है, ये हमने केवल एक ही पर्सन का लिया है डिपॉजिट। ऐसे बहुत सारे पर्सन होते हैं जो बैंक में डेली डिपॉजिट करते हैं, मैंने आज किया है, कल कोई और करेगा, परसों कोई और डिपॉजिट करेगा। तो ऐसे बैंक की डिपॉजिट्स बढ़ती जाती हैं और बहुत सारी डिपॉजिट होती हैं, लार्ज अमाउंट्स में डिपॉजिट्स होती हैं बैंक के पास। तो उनका LRR इक्वल करने में भी बहुत टाइम लगता है और वो LRR उनका फिनिश नहीं होता, क्योंकि अगर मैंने आज डिपॉजिट किया तो मेरा फिनिश होगा तो किसी दूसरे का शुरू हो जाएगा, ठीक है। आज बैंक की टोटल डिपॉजिट जितनी है, अगर उसका LRR इक्वल हुआ तो कल की डिपॉजिट को इक्वल करना है। तो इस तरीके से बैंक की इनकम कंटिन्यू होती रहती है, बैंक इनकम अर्न करता रहता है। तो याद रखिए, बैंक कितनी इनकम अर्न करेगा, जितना हमारा मनी मल्टीप्लायर आएगा उतने टाइम बैंक अपने मनी को मल्टीप्लाई कर लेता है। क्लियर? तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मनी क्रिएशन के थ्रू बैंक नेशनल इनकम को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अब नेशनल इनकम को कैसे इंक्रीज करेगा? बैंक मनी क्रिएट करता है, उस मनी से क्या करता है, वो लोन प्रोवाइड करता है। लोन प्रोवाइड करेगा तो इन्वेस्टमेंट को मोटिवेशन मिलता है, लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं और लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो लोगों के पास पैसे होंगे, लोगों के पास इनकम होगी तो नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो बैंक नेशनल इनकम को इंक्रीज कराने में हेल्प करता है, ठीक है। तो बैंक को किसी भी कंट्री की बैकबोन माना जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे बिना बैंक के कोई भी काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप मनी क्रिएशन आपको समझ में आया होगा। बैंक कैसे मनी अर्न करता है, कितनी मनी अर्न कर सकता है, वो टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। आई लव टू सॉल्व इट, उसे सॉल्व करूँगी मैं और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।